चलो कश्मीर चलते हैं, जहां बर्फ गिरती है, जहां पत्थर के नीचे फूल खिलते हैं, जहां चश्मे उबलते हैं, जहां बारिश बरसती है, जहां बरसती बारिशों में कोहसार चलते हैं। चलो कश्मीर चलते हैं। I wish, I hope that I could say these words without any fear. मैं बगैर किसी खौफ के, मैं बगैर किसी डर के ये बोल सकती कि आओ चलो कश्मीर चलते हैं। लेकिन अगर ये डर, ये खौफ मेरे में मौजूद है अपने घर में बैठे इस सोच के साथ, तो ज़रा सोचिए, ज़रा गौर करिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो ये सब कुछ सह रहे हैं, जो उन आंसुओं में बह रहे हैं। उन पर क्या बीतती होगी जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जो घर बैठे हर जुल्मों सितम की दास्तान अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन कंधों का सोचिए जो जब जनाजा उठाते होंगे और उनके पास उस जनाजे में शामिल होने के लिए कोई मौजूद नहीं होता होगा, जहाँ पर दुकानें, बाजार सब बंद पड़े हैं, जो ईद पर ईद की नमाज मस्जिद में जाकर अदा नहीं कर सकते, जो खुलेआम बाहर शहर में नहीं फिर सकते, जहां पर मौत का साया हर वक्त उनके सरों पर मंडलाता रहता है। ऐसे लोगों क्या आखिर कसूर क्या है? कभी आपने सोचा है, कभी मैंने सोचा है घर में बैठ के तन्हाई में कि इन लोगों का कसूर क्या है कि ये सिर्फ कश्मीर की धरती पर पैदा हुए हैं, वहां पर रहते हैं और अपने बच्चों को मरता देखते हैं, और जो वो बच्चे हैं वहां पर वो क्या देखते हुए आखिरकार बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। भारत की जुल्मों सितम बर्बरियत का सिलसिला आज भी जारी है। 5 अगस्त यौम इस्तेसाल, पूरा 1 साल गुजर चुका है जम्मू कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की, और वहाँ के लोग अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं। नन्ही बच्ची हाल ही में हिबा खान, आपने यकीनन सोशल मीडिया पर देखा होगा, वो भी पैलेट गोलियों का निशाना बन गई। ऐसे में, इन हालात में नियो टीम हमेशा से हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं, हमने उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की है। हमारी टीम मिशन कश्मीर LOC पर गई और वहाँ के लोगों से मुलाकात की। वो किन हालात में वहाँ पे रहते हैं, उनके वो तमाम हालात और वाक़यात जानने की कोशिश की, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की। आज हम आपको मिशन कश्मीर की टीम से भी मिलाएंगे। उनकी उस काविशों को हम सराहते हैं कि इन हालात में हमारी टीम वहाँ पर गई और कश्मीरियों की आवाज़ बनी, और हम आपको आज उन कश्मीरी बहन भाइयों से भी मुलाकात कराएंगे, उनकी कुछ वीडियोस, क्लिप्स दिखाएंगे कि आखिरकार उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे जीते हैं, क्या वो जी भी रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमारे तमाम कश्मीरी बहन भाइयों के नाम जो जुल्मों सितम की दास्तान बने हुए हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है, हमारी छोटी सी काविश है, हम उनकी आवाज़ बनने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। जो मेहमान आज हमारे शो का हिस्सा हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाती चलूं। हमारी आज की पहली गेस्ट जिन्होंने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है, ऑन स्काइप कॉल हमारे साथ मौजूद हैं मिशन कश्मीर की एंकर पर्सन, होस्ट मोना असलम। उनको हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में, और मोना ने भी बहुत सारे वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं, उन हालात को फील किया है, उनको महसूस किया है। तो मोना को थोड़ा सा माजी में लेके जाएंगे और वो तमाम बातें मोना से जानेंगे कि उनके क्या एहसासात हैं आज के दिन खासकर। उनके साथ ही हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग न्यू न्यूज़ रिजवान जलाल साहब ने। रिजवान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे आज के इस बहुत ही ख़ास दिन पर। सबसे पहले आगाज़ करते हैं, मोना के पास मैं जाना चाहूँगी और मोना से मैं बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मोना, कैसी हैं आप? आपको आवाज़ आ रही है? क्लियर एवरीथिंग? अस्सलाम वालेकुम नबी, हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। आज का ये दिन और ये शो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जो हमने 1 साल पहले मैं और मेरी पूरी टीम इस चीज़ से गुजरी, हमने महसूस किया, हमने देखा कि हमारे कश्मीरी बहन भाई किस चीज़ से गुजरते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस शो, ताकि हम दोबारा से वो चीज़ें रिकॉल कर सकें। मोना, आपने वहाँ पे ट्रैवल किया, आपका हमने मिशन कश्मीर सीज़न 1 भी देखा, हमारी ऑडियंस ने भी देखा। जब आप ट्रैवल कर रही थी अमेरिका से पाकिस्तान, तो क्या सोचकर आप आई यहाँ पर,
کشمیر کے بارے میں یقینی طور پہ جو نیوز میڈیا ہے وہ بھی بہت ساری خبریں ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہم اپڈیٹڈ ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ایل او سی پر جانے کا فیصلہ, خوف آیا آپ کو؟ فیصلہ لینا آسان تھا؟ نبیہا بہت چیلنجنگ تھا, بہت ڈیئرنگ تھا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہر بندہ کشمیر دیکھنا چاہتا ہے, آپ کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کشمیر کی خوبصورتی جتنی ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے یا موویز میں دیکھی اس کو ایکچولی اپنی خود اس کو وٹنس کر سکیں. ہر کسی کی خواہش ہے. جب میں نے کمٹ کیا تو ہاں میری صرف خواہش تھی, اور جس طرح سے جیسے جیسے میں جاتی گئی ویسے ویسے مجھے اندازہ ہوا کہ صرف یہ خواہش سے زیادہ میرا پیشن اور بہت ڈیپلی روٹیڈ میں نے ان سے کنیکٹڈ اپنے آپ کو فیل کیا, اور ان لوگوں کی دکھ درد ساری چیزوں کو بہت زیادہ کلوزلی میں نے دیکھا. اور بہت آسان فیصلہ نہیں تھا, اور ظاہر ایک دفعہ جب کشمیر پہنچ گئے, جن حالات سے ہم گزرے, جو چیزیں ہم نے دیکھی, جو لوگوں کے درد دیکھے, جو بچوں کے آنسو دیکھے, جو بزرگوں کی باتیں ہم نے سنی, جو جو بیوہ عورتیں ہم نے دیکھی, جو یتیم بچے ہم نے دیکھے, ایک ایک گھر کی سٹوری. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو کہ افیکٹ نہ ہوا ہو. تو ڈیفینیٹلی اٹ لیفٹ می. اچھا مونا, میں یہاں پہ اس بات کو کہنا چاہوں گی کہ لاک ڈاؤن ہے, وہاں پر زندگی بحال نہیں ہے, لوگ بند ہیں, قید ہیں, آزادی نہیں ہے. ہر دن ایک نئی جنگ لڑتے ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے, اور بھارت جو ہے اپنی طاقت سے اس کو دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جو کشمیری ہیں ان کا جو حوصلہ ہے وہ چٹان کی طرح آج بھی مضبوط ہے. ہمیں 4 مہینے 3 مہینے لاک ڈاؤن میں رہنا پڑا نا, لیکن پھر بھی ہم اپنی سڑکوں پر گھوم سکتے تھے, آ جا سکتے تھے, کھا پی سکتے تھے. ہمیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ہم باہر جائیں گے تو کوئی ہمیں مار دے گا. اور ہم نے ریلیٹ کیا گھر میں بیٹھ کے ان لوگوں کو. میرے دل میں بہت بار خیال آیا کہ اسی طرح رضوان, ہمارے جو کشمیری بہن بھائی جو کہ وہاں پر موجود ہیں, 1 سال ہو چکا ہے وہ لاک ڈاؤن میں موجود ہیں, ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. اس پر آپ کے کیا خیال اور کیا جذبات ہیں مونا؟ مونا سے بھی جانیں گے اور وہ انسیڈنٹ بھی جانیں گے جو مونا آگے پروگرام میں ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. رضوان, میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ. پوری بات, پورا قصہ کون لکھے گا؟ کتنا مشکل تھا یہ رستہ, یہ کون لکھے گا؟ دن اور رات کے آدھے آدھے بٹوارے میں کتنا کم تھا کس کا حصہ, کون لکھے گا؟ نبیہ, یہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ ظلم و ستم کی داستان کون لکھے گا. وہاں آپ چلے جائیں, ہر گھر ایک پوری دکھ بھری داستان ہے. ایک اس طرف رہ رہا خاندان اور دوسرا مقبوضہ کشمیر میں ہے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس حال میں ہے, وہ کس طرح رہ رہے ہیں, وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. ان کا کوئی رابطہ نہیں. بھارت نے, آپ کو پتہ ہے, جب لاک ڈاؤن لگایا تو انہوں نے وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز, وہاں پہ انہوں نے کمیونیکیشن کے جتنے بھی ذرائع تھے وہ سارے انہوں نے ختم کر دیے. آپ یہ سوچیں کہ ایک بندے سے ہماری ملاقات ہوئی چکوٹھی, اب اس کے فیملی جو ہے, آپ کو مطلب شادیاں ہوتی ہیں ادھر بھی آپس میں ان کی لائن کے اس پار بھی, تو وہ جو ہے اس کی بیوی اور بچے وہاں ادھر جب گئے تو یہ لاک ڈاؤن آ گیا. یہ جب 370 اور 35A امپلیمنٹ کر دیا بھارت نے, تو اس کے بعد اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. اب وہ روز جیتا ہے, وہ روز کوئی خبر نہیں, کوئی ذریعہ نہیں کانٹیکٹ کرنے کا. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, کوئی بھی بندہ صبح گھر سے نکلے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے, اور رات کو اگر وہ لیٹ ہو جائے کسی وجہ سے, آپ کا اگر کچھ دیر کے لیے موبائل فون ہی آف ہو جائے تو ہماری جان پر بناتی ہے, آپ کی جان پہ بن جاتی ہے. اور وہ اس علاقے میں ہے جہاں روز بھارت ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے, جہاں روز بارود کی بو آتی ہے. آپ اس علاقے میں رہے اور پھر آپ سے کوئی رابطہ نہ ہو تو آپ کے خاندان پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ کبھی اس دکھ کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگ کس حالت میں, کس کرم میں, کس تکلیف میں وہ ہر روز, ان کا ہر لمحہ, ہر دن گزرتا ہے. اور 1 سال ہو چکا ہے نبیہ, 1 سال. رضوان, آپ بہت حد تک ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. یہاں پر شاید میں اگر بات کر رہی ہوں تو میرے جذبات اس وقت بھرپور ہیں ان لوگوں کے لیے. میں سوچ سکتی ہوں
لیکن چونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ تمام مناظر دیکھے ہیں، نبیہ یقین کریں کہ ان کو لفظوں میں بیان کرنا بھی میرے حال سے رضوان بہت مشکل ہے، نہیں کر سکتے. آپ جس سے بولیں گے اس کے یہ آنسوؤں کی لڑی چلتی ہے جب وہ اپنی بات بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح مائیگریٹ کر کے یہاں آزاد کشمیر میں آئے، کس طرح انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے. یقین کریں کہ آپ کا کلیجہ پھٹ جائے. فرسٹریٹ ہو گئے تھے جب ہمارا یہاں پہ لاک ڈاؤن تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا. ہم گھر میں اچھا خاصا جو ایک شخص ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہونا شروع ہو گیا تھا. اگر ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، جو ان حالات کو دیکھ رہے ہیں، جو گولہ بارود دیکھ رہے ہیں، اپنی بچوں کی بڑوں کی جانیں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ کس ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. مونا آپ دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا وہاں پر جب لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی کس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، کس طرح کے جذبات وہاں کے لوگ رکھتے ہیں، کیا اپنے دل کا حال بیان کیا وہاں پر موجود لوگوں نے آپ کے ساتھ؟ جیسے ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم نے بہت چھوٹا سا ایک اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے، کچھ وقت ہم نے گزارا جو لاک ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں. کشمیر پچھلے 72 سالوں سے 72 ایئر سے اسی سچویشن میں ہے کہ ماؤں کو نہیں پتا کہ ان کے بچے کہاں ہیں. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں یا مروا دیے جاتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری ہم نے سٹوری سنی. ہم نے صرف چھوٹا سا لاک ڈاؤن کا یہ حصہ پینڈیمک ہم نے دیکھا تو شاید اب عوام تھوڑا زیادہ ریلیٹ کر سکے. اور ہم لوگ جو کشمیر گئے اور ہم نے جو میری اور میری ٹیم نے وہ سب کچھ دیکھا تو مجھے اور بھی زیادہ سمپتیز ہیں. اور آج کے دن مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں جو ہم پچھلا 1 سال پہلے گئے اور ہم ان لوگوں سے ملے. ہم جب گئے تھے تو وہ لاک ڈاؤن کا پیک تھا. ہم لوگ سپٹمبر میں گئے تھے اور ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے جب لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوئے تو لوگوں کے جذبات بہت گرم تھے. ہمارے آزاد کشمیر کے بھائی اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے شادیوں میں دعائیں کر رہے تھے. وہ دکانوں پہ بیچتے ہوئے، سامان خریدتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان، ہم لے کے رہیں گے کشمیر کو، صرف یہی نعرے لگاتے ہیں. وہ دن اور رات اسی خواب کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم ایک دن اپنے بھائیوں کو آزاد کروا لیں گے. یعنی کہ وہ بتا رہی ہیں کہ ان میں کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہے، وہ یہ لڑائی لڑنے کو بالکل تیار ہیں، پرعزم ہیں اس کے لیے. ایبسلیوٹلی وہ پیدا ہی اس وار میں ہوئے ہیں. انہوں نے جب ان کی مائیں ہمیں پریوں کی کہانیاں جب ہمیں ہماری مائیں سناتی ہیں تو ان کو ان کی ماؤں نے دلیر سپاہیوں کی سٹوریاں سنائی ہیں. ان کو تیار کیا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے کشمیر کے لیے آپ نے لڑنا ہے، ہم نے وہ لے کے رہنا ہے. اور ہم اتنے سارے لوگوں سے ملے جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہمارے آزاد کشمیر میں مقیم ہیں لوگ. بہت سارے بزرگ جو لوگ ہمیں رو رو کے یہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہہ گئے ہیں، ہمیں یہ وصیت کر گئے ہیں کہ ہماری جو قبر کی مٹی ہے وہ لے جانا کشمیر، آزاد کشمیر میں، ہماری قبر پہ آ کے ایک دن ہمیں یہ بتا دینا کہ کشمیر آزاد ہو گیا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر میرا خیال ہے ہمارے پاس وہ کلپ بھی مونا نے وہ ایک چکوٹھی میں وہ کیمپ میں ایک بزرگ تھے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. وہ ہماری آڈینس کو دکھاتے ہیں، کلپ پلے کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں. اسی طرح ایک کشمیری کی جو داستان ہے، آئیے دیکھتے ہیں. چھوٹی سی تھی، میری امی ابو بھائی ادھر آئے، میری بڑی سسٹر ادھر ہیں. کافی دنوں سے ہم کوئی ساتھ شکل نہیں. میرے بھانجے ادھر ہیں، میرے بہن بیوہ ہے ادھر. میرے ہسبینڈ کو انہوں نے مارا ہے، وہ گاڑی کے ساتھ ہاتھ کاٹے اس سے. ہاتھ میرے بنائی کا ہے. بہت ہی خوفناک واقعہ اور جس پر بیتی ہے. رضوان غالباً ان سے بچھڑ چکے ہیں اور وہ آنسو میں اپنی داستان بیان کر رہی ہیں اور کس طریقے سے ظلم ہوا. نبیہ یہ جو خاتون تھی ان کے بھائی ادھر ہیں. آپ کو پتہ ہے بہنوں کو بھائیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بھائی کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہیں. ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور وہ روز جیتی ہیں، روز مرتی ہیں. کہتی ہیں ہم روز کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے رابطہ جاتے ہیں کہ شاید وہ فون کرتے ہیں لیکن وہاں پہ رضوان کوئی کمیونیکیشن کا
कोई जरिया है वहाँ पर, किसी तरीके से कोई राब्ता किया जा सकता है? कोई खबर अगर आएगी या खबर ही नहीं आएगी? कुछ नहीं, कोई खबर नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका राब्ता ही नहीं है, आपका कोई वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन के कोई जराए होंगे तो राब्ता होगा। इंडिया ने तो हर चीज़ बंद, आज के दिन इंडिया आज के दिन कर्फ्यू लगा हुआ है। उन्होंने कल रात से पूरे मकबूजा कश्मीर में सिर्फ इस डर से कि कोई रैलियाँ ना हो, कोई एहतजाज ना हो। आज 5 अगस्त है, क्योंकि आज 1 साल हो गया, आज पूरा कश्मीर मकबूजा कश्मीर बंद है। आपको लोग आज भी महसूर है। मुन्ना जो बात कर रही थी कि वो बच्चे दलेर होते हैं, बच्चे वो हमें परियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आप 2013 में देखें तो बहुत सारे फ्रीडम जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे वो लिमिटेड से लोग थे। बुरहान वानी की शहादत हुई 4 साल पहले, उसके बाद इन्होंने एक, आप ये देखें कि पढ़े लिखे लोग, रियाज नेकू कौन था, मैथ का टीचर था, उसने गन उठा ली। वो जो क्या नाम है, जो बुरहान वानी का दोस्त भट्ट, वो ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, और लेकिन कोई रास्ता नहीं था उनके पास, कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने बंदूकें उठाई और अपनी आज़ादी के लिए, और यकीन करें कि अगर सारे के सारे अगर भारतीय फोर्सेस से जो लड़ रहे हैं वो कश्मीर के लोकल लोग हैं। बुरहान वानी की तहरीक ने तो एक जान फूंक दी थी उस तहरीक में, आपको अगर याद होगा, और किस तरीके से फिर 100 से कम लोग थे जो जिन्होंने असला उठाया था कश्मीर में, जो वहाँ के लोकल थे, और आज वो कई 100 हो चुके हैं। और उनमें कोई ये नहीं है कोई ऐसे उठ के आगे, वो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं और टीचर्स हैं, वो लोग इस आज़ादी की जंग को लेकर लड़ रहे हैं। मोना, वहाँ पर यकीनन सरहद पर मौजूद फौजियों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी जो दिन रात वहाँ पर मौजूद हिफाजत कर रहे हैं। उनके जज्बात से मुतलिक हमारी जो ऑडियंस है उनको कुछ बताइएगा, जब आपकी उनसे मुलाकात हुई उनके जज्बात आपने कितने बुलंद पाए? हम लोग चकोटी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, हम लोग वहाँ गए, हमारी वहाँ फौजियों से मुलाकात हमारी हुई, और जो कि वो बताते हैं कि 6 महीने, साल, 8 महीने उनको नहीं पता होता कि वो उस पोस्टिंग में होते हैं, और वो कितना कितना अरसा अपनी फैमिली से दूर सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, सिर्फ लोगों की हिफाजत के लिए, और अपनी जानें गंवा देते हैं। उनको माँ बाप, उनके अपनी बीवियां उनको रुखसत करती हैं घर से, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो वापस आके अपनी बीवियों को और अपने बच्चों से कब मुलाकात करेंगे। एक एक की स्टोरी, आप आवाम की स्टोरी सुने, आप आर्मी की स्टोरी सुने, जो वहाँ हमारे सरहदों पे खड़े हुए हैं फौजी, उनकी स्टोरियाँ सुने। बहुत ज़्यादा आप सुन के आप अंदर से हिल जाते हैं कि ये कैसे, ये कब तक चलेगा, ये इनके साथ जुल्म कब तक होगा? कैसे ये लोग अपने जज्बे को बुलंद करते होंगे? रिजवान, ये मैं आपसे पूछूंगी, जब जंग लगी थी तो मैडम नूर जहाँ के जो रेडियो पर गाने गीत हुआ करते थे, तो हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं कि वो सरहद पर मौजूद फौजियों के अंदर एक जान, एक रूह फूंक दिया करते थे। उस वक्त एक जज्बा उभर कर आता था। तो जब आपकी इन फौजियों से मुलाकात हुई और वो भी ये सवाल करते हैं कि आखिरकार कब यहाँ के लोगों को आज़ादी मिलेगी, तो वो अपने अंदर उनका जज्बा कैसे बार बार बुलंद करते हैं, वहाँ के बच्चे कैसे करते हैं, इस पर मैं आऊँगी। लेकिन एक और स्टोरी है, वो ज़रा देखते हैं। मोना, हमने पैकेज देखा है, इस वक्त हमारी ऑडियंस ने देखा है जिस बुजुर्ग से आप बात कर रही थी, और प्रोग्राम के पहले भी आप उस वसीयत के बारे में बता रही थी। जब इन बुजुर्ग से आपकी मुलाकात हुई तो क्या कहना था इनका? आपने सुना कि ये इनको कितने साल हो गए हैं, ये अपने वहाँ जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने जो बहन भाई हैं जिनको छोड़ कर आए, क्योंकि ये लोग सब जब एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो ये लोग सब किसी अंदर के रास्ते से छुप के, किसी न किसी नदी, पानी में, तालाब में, किसी न किसी छुप कर आते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड से आज़ाद कश्मीर, और आके बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम उनको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दे सकते हैं, लेकिन उनके प्यारे तो आज भी वही हैं। अपने रिश्तेदारों को वो आज भी मिस करते हैं, और जिस तरह से ये बताते हैं कि उनके प्यारे इस आस में मर गए कि एक दिन आज़ाद होगा कश्मीर, एक दिन इनके मसले दुनिया के सामने आएंगे, दुनिया सुनेगी, इनको इम्पोर्टेंस मिलेगी, इनको खुशी से, आज़ादी से, सुख से सोने का इनको भी चांस मिलेगा जैसे बाकी दुनिया सोती है। जहाँ हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्या कश्मीर के लोग ह्यूमन नहीं हैं? क्या ये लोग सांस नहीं लेते हैं? क्या ये ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही मर जाएंगे? यही सारे सवाल वो बेचारे मासूम बुजुर्ग थे या बच्चे थे, यही सारे सवाल उनके दिन
दिलों में दिन और रात होते हैं जिनका वो जवाब नहीं कोई उनको दे मोना, सकता। आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, आप बहुत सारे खुशी के लम्हात उनके साथ गुजारती हैं। रिजवान की फैमिली है उनके साथ, उनके माँ बाप हैं, दीगर लोग हैं, मेरी बेटी है, मेरी एक फैमिली है। ट्रस्ट मी, मैं अपने मुंह से ये आज बात बोल रही हूँ कि मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरी जान को कुछ हो। और सिर्फ एक ख्याल अब मेरे दिल में आता है, मेरे जहन में आता है कि मैं इसलिए नहीं मरना चाहती क्योंकि मेरी बेटी को कौन देखेगा, उसको कौन इतनी मोहब्बत करेगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। मैं उसके लिए जीना चाहती हूँ। और वहां पर लोग मौजूद जिनके माँ बाप का साया उनके सर से उठ जाता है, वो बच्चे जिनकी जिंदगी में उनको सिर्फ तारीकी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नजर नहीं आता, कोई हाथ थामने वाला नहीं है, कोई माथा चूमने वाला नहीं है, ऐसे बच्चों से आपकी मुलाकात हुई? तभी आपने जैसे कहा कि आप अब ये डरती हैं कि आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी बेटी को कौन वो प्यार देगा। मैं कश्मीर से आने के बाद मैं जो अपने अंदर सबसे ज्यादा चेंज फील करती हूँ वो ये है कि मैंने इतनी करीब से मौत को देखा है और इतने करीब से उन लोगों का दुख हमने 21 दिन देखा है, दिन और रात। मैं वापस आके सिर्फ ये सोचती हूँ कि हमने ऐसा क्या किया कि हम ये डिजर्व करते हैं और उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो जिंदगी डिजर्व करते हैं। इस सवाल का जवाब अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन हम जिन आसाइशों में रहते हैं कि हमारे बच्चों के पास माएँ हैं, वो बच्चे नहीं है जिनकी माएँ छीन ली जाती हैं, वो बच्चे नहीं है जिनके बाप उनके सर से उठा लिए जाते हैं सिर्फ एक जमीन के लिए, सिर्फ एक अना के लिए। आज हमें ये नहीं देखना है कि कश्मीर हमारा है या किसका है, हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि कश्मीर के लोगों की जानें महफूज हों, कश्मीर के लोगों को इज्जत मिले, कश्मीर के लोगों को वो प्यार मिले जो वो डिजर्व करते हैं। मोना, उस रात का मंजर बताइएगा जब आप और आपकी पूरी टीम सो रही थी और आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि गोलाबारी हो जाएगी। वो खौफ, वो मंजर, वो वाकया क्या हुआ वो बताइएगा। वो वाकया और वो खौफ मुझे अभी भी कभी कभी यहाँ अपने घर में सुकून की नींद सोते हुए भी कभी कभी मुझे डरा देता है कि अगर जो हमने जो महसूस किया था, जो लग रहा था वो हो जाता तो आज हमारी सबकी जिंदगी, हमारे प्यारों की जिंदगी। मोना, क्या लगा उस लम्हे, क्या लगा और हुआ क्या? आपकी 2 मिनट में आपकी जिंदगी कैसे बदलती है वो हमने बहुत करीब से महसूस किया। अलमत में हम सो रहे थे जब हमें आवाजें आई कि यहाँ से भागो, और अपनी जिंदगी के लिए भागते कैसे हैं हम। खुशी के लिए रेस में तो हम बहुत दफा भागे हैं जिसमें वो जज्बा और वो तड़प नहीं होती है। पहली दफा जब हमें ये पता चला कि अब हमें अपनी जिंदगी के लिए भागना है तो वो भागना जिंदगी में कभी भी मैं भूल नहीं सकती हूँ। और जाके एक अंधेरी कोठरी में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे शहरी, मासूम शहरी, बच्चे, बड़े, मर्द जो एक दूसरे को सेव करते हैं, ये हमारी बहनें हैं। हमारे आगे ऐसे वो खड़े हुए, मेरी टीम और बाकी कश्मीर के लोग, कि ये हमारे मेहमान हैं, इनको कुछ ना हो। और हमने उस कोठरी में उस कैंप जो हमने, हाँ, उस बंकर में हमने जो 2-3 घंटे गुजारे, जो हमने रात गुजारी, वो एक हॉरिबल, अल्लाह ताला किसी को भी वो एक्सपीरियंस जिंदगी में नहीं करे, लेकिन वो कश्मीर के हमारे बहन भाई हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। हमें ऐसे लोग मिले जो हमें ये बताते हैं कि हम रात को सुकून से सोते हैं अपने बच्चों को दूध देके, और हमें नहीं पता होता। ऐसी रातें वहाँ के लोग देखते होंगे जो वो जागते हुए बंकर में गुजार देते होंगे। बिल्कुल। और जब जिस तरह से वो बंकर में आ रहे थे अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, तो ये लग रहा था कि तो उनके लिए तो एक आम चीज है। उनके चेहरों से अब खौफ हट चुका था क्योंकि वो सब तैयार है। हमारे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन हर रोज एक चीज होती है तो वो उस चीज से रोज डील करते हैं, उनके लिए एक आम सी चीज थी। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत मुश्किल चीज थी, और ऐसी चीज थी जो कि एक्सपीरियंस ने मुझे हिला दिया और एक डिफरेंट पर्सन बना दिया। मुझे अपनी जिंदगी की कीमत, खुशियों की कीमत, प्यारों की कीमत, मुझे सही से पता चला कि सुकून से सांस लेने का मतलब क्या होता है, आजादी का सांस क्या होता है।
अच्छा, मैं रिजवान से भी यही सुनना चाहूँगी उनके अल्फाज में कि वो उस रात को कैसे बयान करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी टीम को संभाला जब उनको पता चला किस तरह से गोलाबारी हो रही है, और ये बंकर में गए, बंकर में किस तरह का माहौल इन्होंने महसूस किया, उस लम्हे में क्या ख्यालात और क्या जज्बात इनके जहन में आए, वो मैं जानूँगी। लेकिन उसके साथ साथ जो LOC पर मौजूद जो कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, उनकी जो मुआशी ज़िंदगी है या जो मुआशी पहिया है वो किस तरह से चल रहा है, उनका रोज़गार कैसे चल रहा है, उसमें उनको कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, ये एक स्टोरी आपको दिखाते हैं। तो इलाका इतना खूबसूरत है लेकिन आफत ज़्यादा है। अब 2-3 दिन इधर ही बैठे, इधर ही रहे, और जब फायरिंग होगी फिर देखे आप। अगर अब भी फायरिंग होती, अभी मैं दुकान बंद करके जाती हूँ, मेरा दिन का फिर कौन देगा। आप हमारी बहन है, हमारी तरफ औरत है, आप हमारे मसाइल लेके जाए। कितनी फायरिंग होती है? किधर जब होती है ना तो तकरीबन 3-4 घंटे मुकम्मल फायरिंग, कभी पूरा दिन या रात को फायरिंग होती है। इतना खूबसूरत इलाका है और यहाँ जाहिर है सब लोग आना चाहते हैं, और उसके आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी, कि यहाँ ऐसे ना हो। और जाहिर है सेफ्टी, अब जो हमारी आर्मी है वो तो पूरी कोशिश करती है कि नुकसान ना हो, सब कुछ, किसी की जान का नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो। लेकिन ये अब वही बात है कि इंडिया की तरफ से आती है, उसमें हम कोई कुछ कर नहीं सकता। रिजवान, वहाँ के जो लोग हैं रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए किस तरह के काम करते हैं, क्या करते हैं? कभी भी आप अपनी दुकान पर बैठे हैं और आपको पता चला है कि फायरिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, जिस तरह मोना भी बात कर रही थी, हमने पैकेज भी देखा, तो चले जाते हैं वहाँ से? नबिया, रोज़गार की बात भी हम करते हैं, इस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो है ना सिर्फ भारत के रवैये के हवाले से बात करना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं, महज़ब दुनिया में जानवरों के हकूक़ होते हैं, आप उनके साथ कहते हैं जंगल का भी कानून होता है। जंगल का भी कानून होता है। मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों लाहौर में एक बिल्ली के साथ, एक बिल्ली के बच्चे के साथ जो वाक़या आया, उसके ऊपर पूरा लाहौर चीख उठा, पूरा पाकिस्तान चीख उठा। बाहर की दुनिया को देख लें, वहाँ एक जानवर, एक कुत्ते का जो बच्चा होता है, उसको बचाने के लिए उसको बचाने के लिए, एक बतख के बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जान लगा देते हैं। यार, क्या कश्मीरी उससे भी गए जान, उनके हकूक क्या उन जानवरों से भी गए गुजरे हैं? और अब मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर, ये जो खातून बात कर रही थी, ये कि फायरिंग होती है, अब कश्मीर के लोग LOC पे रह रहे हैं, वो अपना मकई काश्त करते हैं, वहाँ उनका ये मकई का काम है या छोटा मोटा, और वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, वहाँ कोई इस तरह रोज़गार के वो वसाइल नहीं है। अब ये जैसे दुकान चला रही है, अब जैसे फायरिंग होगी वो बेचारी भागेंगी अपने घर को। ये वो यही तो कह रहे हैं कि कहते हैं कि कारोबार तो है, लेकिन ये आफत ज़दा इलाका है, वो कोई पता नहीं चलता, वो दुकान में शल आएगा, गिरेगा, उनकी दुकान उड़ जाएगी, उनके घर उड़ जाएंगे। यकीन करें, जिस रात हम वहाँ थे, अब वो जिस दिन शेलिंग हुई उससे एक दिन पहले जब हम हमालमत पहुँचे थे, तो वो सामने घर था जो पहाड़ की चोटी पे था, उस घर के 3 अफराद शहीद हो गए। और वहाँ पे क्या वो कारोबार करेंगे, वो कौन सा रोज़गार चलाएंगे? जिस घर में रोज़ एक मैयत उठती हो, रोज़ एक जनाजा उठता हो, वहाँ क्या होगा? अब इंडिया, आप मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम तो वो कर रहा है, वहाँ पे अपने जबर के पहाड़ उन लोगों पे तोड़ रहा है, लेकिन उसको ये भी चैन नहीं है कि ये जो LOC के इस तरफ आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उनको भी चैन से रहने दें। बिल्कुल, उनके बच्चों के ऊपर, उनकी जिंदगियों में तो कुछ सुकून आ जाए, लेकिन नहीं, ऐसे ही है। वो बच्चों को नफसियाती जो है वो बहादुर बच्चे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे वो टॉर्चर से गुजर रहे हैं और जहनी अजियत से गुजर रहे हैं वहाँ के बच्चे भी। आप बात करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक पर जा रहे हैं, कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून विद अस।